नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार प्रसार। आपके साथ मैं हूं कृपानंद। आज आपसे सूट और पार्टीशन से संबंधित विभिन्न कानूनी जानकारी देने का प्रयास करूंगा। कानूनी जानकारी बताने के लिए मेरे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं और वो हैं श्री अनिल देवलाल जी, जो कि दिल्ली हाई कोर्ट में वकालत की प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैं अपने मेहमान अधिवक्ता श्री अनिल देवलाल जी का इस कानूनी परिचर्चा में अपना कीमती समय देने के लिए हार्दिक अभिनंदन करता हूं। चलिए अब हम पार्टीशन सूट पर कानूनी सलाह लेने के लिए अनिल देवलाल जी से पहला सवाल करते हैं। चाचा, भाई या रिश्तेदार ज़मीन का पेपर नहीं दे रहा हो, ज़मीन का पेपर गुम हो गया हो, जल गया हो, चोरी हो गया हो, ज़मीन का खसरा, खाता या रकबा कुछ भी मालूम नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में देवलाल जी अमीन या लेखपाल से किस तरह की सहायता लिया जा सकता है? ज़मीन की सर्टिफाइड कॉपी कहाँ से प्राप्त किया जा सकता है? क्या ज़मीन की सर्टिफाइड कॉपी का महत्व ओरिजिनल पेपर जैसा ही होता है? नमस्कार कृपानंद जी, मैं पुनः आपको धन्यवाद दूंगा कि इस तरह की आप अच्छी जानकारियां दर्शकों को देते हैं ताकि वो अपने अधिकारों के प्रति सजग रहें और किस तरह से न्याय लिया जाए इसके प्रति भी सजग रहें। तो प्रश्न ये था कि पेपर गुम हो गया है, जल गया है या कोई रिश्तेदार पेपर नहीं दे रहा है, तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जो आपकी पुश्तैनी ज़मीन है उसका सारा रिकॉर्ड संबंधित एसडीएम, रजिस्ट्रार या लेखपाल कार्यालय जो भी संबंधित होगा वहाँ पे पूरा रिकॉर्ड इसका उपलब्ध होता है। यदि आपको रिकॉर्ड की जानकारी लेनी है तो आप सर्वप्रथम आपको अगर डाउट है अपने खाता खतौनी खसरा के बारे में, तो प्रीवियसली आप ग्राम प्रधान के पास भी जा सकते हैं कि जी मेरा खाता खतौनी किधर से लिया जाएगा, मेरी ग्राम सभा कौन सी है, हमारा पटवारी कौन सा है, लेखपाल कौन सा है। उसके बाद आप संबंधित लेखपाल के पास जाएंगे, वहाँ पे आप प्रार्थना पत्र के माध्यम से अपने कागजात देख भी सकते हैं, उनकी आप नकल भी प्राप्त कर सकते हैं। आज के समय में एक बहुत अच्छा साधन है RTI का। अगर आपको कोई कहीं से पेपर उपलब्ध नहीं होता तो आप RTI के माध्यम से वो पेपर मंगवा सकते हैं और वो ज़मीन आपके नाम कैसी और कब है आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। इसके बाद सर्टिफाइड कॉपी है तो सर्टिफाइड कॉपी भी संबंधित रजिस्ट्रार या SDM कार्यालय या लेखपाल कार्यालय से ही आपको प्राप्त होगी। उसके लिए सर्टिफाइड कॉपी के लिए कुछ सामान्य कुछ शुल्क होता है, वो आपको देना होता है, आपको सर्टिफाइड कॉपी मिल जाएगी। और ओरिजिनल कॉपी न होने पर सेकेंड ओरिजिनल कॉपी का मूल्य भी एविडेंस एक्ट में उतना ही माना जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यदि उसमें किसी को संशय है तो वो फिर प्रूफ करेगी उसको ये ओरिजिनल नहीं है। उसमें अगर कोई संशय होता है तो न्यायालय चाहे तो लेखपाल, रजिस्ट्रार या SDM किसी को भी वहाँ बुला सकती है और उसको वेरीफाई करा सकती है। देवलाल जी, सूट और पार्टीशन क्या है? सूट और पार्टीशन का मुकदमा किस स्थिति में सिविल कोर्ट में दायर किया जाता है? इसके लिए जरूरी कागजात क्या होनी चाहिए? क्या इस मुकदमा में वंशावली का पेपर होना जरूरी है? वंशावली का पेपर कहाँ से बनवाएं? सूट ऑफ पार्टीशन जैसे कि इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है कि विभाजन का बाद मीन्स अगर हम पैतृक संपत्ति हमारी अभी तक अविभाजित है और मुझे उसमें हिस्सा चाहिए तो मैं अपने हिस्से के लिए जो सूट डालूंगा उसको पार्टीशन सूट बोला जाता है। पार्टीशन सूट जब आप डालेंगे तो उसमें आपने पूछा है कि क्या क्या कागज़ चाहिए, तो कागज़ नेचुरली ये है कि आप कोर्ट को ये बताएंगे जी ये ज़मीन हमारी पुश्तैनी थी, मेरे परदादा की थी, दादा की थी, उसके बाद मेरे पास आनी चाहिए। मतलब ये चीज़ें दिखाई जाती है कि मैं किस हिसाब से इसका हकदार हूँ। इन केस अगर आपके पास कागज़ नहीं है तो आप RTI के माध्यम से या SDM या रजिस्ट्रार के कार्यालय में आवेदन करके वहाँ से कागज़ प्राप्त कर सकते हैं। इन केस आपके पास नहीं है तो आप बाद में इन SDM, रजिस्ट्रार या लेखपाल को पक्षकार बनाकर उनको न्यायालय में प्रस्तुत करवा सकते हैं। वो आपकी ज़मीन के बारे में बताएंगे क्योंकि आपकी ज़मीन का सारा लेखा जोखा उनके पास उपलब्ध होता है। देवलाल जी, हम अपने दर्शकों की तरफ से जानना चाहते हैं कि जब आपसी सहमति नहीं हो, पारिवारिक बंटवारा नहीं हो, तो क्या उसी स्थिति में सूट और पार्टीशन डाला जाता है? जी, मुख्यतः तो जब आपसी
सहमति नहीं हो। इसमें एक चीज़ और भी है कि जो हमारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का काम ये होता है कि ज़मीन की देखभाल करने का काम उनका होता है। पुश्तैनी जो ज़मीन चली आ रही है, जो उनके कागजों में चढ़ी हुई है, जिसका किस्त या लगान प्रॉपर समय से जमा हो रहा है, उस ज़मीन का अगर जैसे परदादा जी हैं, उनके आगे 4 हिस्सेदार हैं, तो परदादा जी जैसे एक्सपायर होंगे वो ग्राम प्रधान के माध्यम से सूचना प्राप्त करके जब उनको लगता है कि ये व्यक्ति मृत हो गया है, तो वो ज़मीन अपने आप आगे वालों के नाम ट्रांसफ़र हो जाती है। ऐसी उनके साथ भी होगा, अगर उनमें से कोई डिसीज हो जाएगा तो वो आगे उनके नाम ट्रांसफ़र होती चली जाएगी, तो ये रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली उनके पास उपलब्ध होता है। और यदि आपको लगता है कि विभाजन इसमें आपसी सहमति नहीं होती है, इसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट अपने हिसाब से ज़मीन को बराबर हिस्सों में बांट देता है। इसमें सिर्फ आप ये काम ये कर सकते हैं कि जैसे सिंचित असिंचित भूमि है या कोई बीहड़ भूमि है, कोई इस तरह की भूमि है, तो वो आपसी समझौता करके उसको आप 4 हिस्सों में बंटवा सकते हो। ये आप जरूर कर सकते हैं, जिसको कलमी बंटवारा बोला जाता है। तो वो आप अपनी सहमति से लेखपाल महोदय को, पटवारी महोदय को, रजिस्ट्रार महोदय को कह सकते हो कि ये ज़मीन जी इस तरीके से बांट दी जाए, लेकिन बटेगी वो जैसे 1 एकड़ है तो वो 4 हिस्सों में उसी तरीके से बटेगी नाप के हिसाब से। बाकी कलमी बंटवारे आपके हिसाब से हो सकते हैं। सूट और पार्टीशन के लिए कोर्ट का क्षेत्राधिकार क्या होता है? क्या एक ही कोर्ट में मुंबई जमीन विवाद एवं पटना जमीन विवाद के लिए सूट और पार्टीशन का मुकदमा दायर किया जा सकता है? अनिल देवलाल जी थोड़ा इसको क्लियर करें। मूल रूप से तो कोर्ट का जो क्षेत्राधिकार होता है, उसके क्षेत्राधिकार में आने वाली जमीन को ही वो ट्राई कर सकते हैं, मतलब उनको उन मामलों को सुन सकते हैं। लेकिन इसमें एक विशेष चीज़ ये है कि जो आपने कहा था कि एक ही ज़मीन का मुंबई या पटना में हो सकता है, तो उसमें होना ये चाहिए कि मेरी ही जैसे पारिवारिक ज़मीन भारत के 3 हिस्सों में या किसी राज्य के 3 हिस्सों में विभाजित है, एक ही परिवार की ज़मीन है, तो मैं उस वाद को तीनों में से किसी एक जगह डाल सकता हूँ या चारों में से किसी एक जगह डाल सकता हूँ। माने मेरी ज़मीन पटना में ही 4 जगह है या हिंदुस्तान के 4 जगहों में, पटना हो गई, मुंबई हो गई, कोलकाता हो गई, तो मैं उसको पटना से भी डाल सकता हूँ, कोलकाता से भी डाल सकता हूँ, मुंबई से भी डाल सकता हूँ। तो उसमें चूंकि ज़मीन एक ही आदमी की है, तो एक ही कोर्ट उसमें डायरेक्शन देने का अधिकारी है। ये नहीं हो सकता कि उन तीनों स्थानों को छोड़कर चौथे स्थान से वाद डाला जाए, ये नहीं हो पाएगा। लेकिन उन तीनों जगहों पे जहां ज़मीन है, उनमें से किसी एक जगह आप वाद डाल सकते हैं। तो कोर्ट को उसको ट्राई करने में और उसको एजुकेट करने की पूरी पावर है। तो देवलाल जी, मैं दर्शकों की तरफ से ये जानना चाहता हूँ कि जो पुश्तैनी ज़मीन है, चाहे आपको मतलब भारत के किसी भी 3 शहर में हो, 4 शहर में हो, पुश्तैनी ज़मीन है, तो वो मतलब किसी एक ही कोर्ट में वो डाला जा सकता है? जी बिल्कुल, एक ही आदमी की होनी चाहिए और वो जितनी जगहों पे है तो उनमें से किसी एक जगह पे वो बात डाले जा सकता है। हाँ देवलाल जी, जैसा कि आपने बताया, और ये एक सवाल और एक यहाँ मैं और जानना चाहता हूँ दर्शक की तरफ से। मान लीजिए कि हमारा ज़मीन सहरसा में है और वहाँ के जो व्यवहार न्यायालय है सहरसा में, तो वह ज़मीन जो है वहाँ के क्षेत्राधिकार में आ जाता है, उस कोर्ट के क्षेत्राधिकार में। लेकिन यदि वही विवाद को हम यदि पटना में ले जाते हैं, तो पटना कोर्ट जो है वो स्वीकार नहीं करेंगे, पटना का व्यवहार न्यायालय। तो आपका कहने का मतलब यही हुआ ना जी, कि अगर मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मेरी ज़मीन 3 जगहों है तो मैं 3 में से एक जगह उसको डाल सकता हूँ। लेकिन अगर मेरा प्लॉट सहरसा में है तो मैं पटना में नहीं डाल सकता उसको, तब सहरसा का ही व्यवहार न्यायालय उसको डिसाइड करेगा। अगर आपको वहाँ से कोई आपत्ति है तब उस राज्य का उच्च न्यायालय उसमें दखल देगा। अदरवाइज जहाँ की ज़मीन है, जो संबंधित क्षेत्राधिकार है उस कोर्ट के अंदर में आती है, वहीं आप बात डाल सकते हैं। देवलाल जी, सूट और पार्टीशन का मुकदमा दायर करने के लिए कोर्ट फीस किस हिसाब से लिया जाता है? अगर व्यक्ति गरीब है और वह कोर्ट फीस जमा करने में सक्षम नहीं है, तो वह व्यक्ति किस नियम के तहत कोर्ट फीस माफ़ करवा सकता है? मुकदमा के दौरान मुफ्त कानूनी सहायता किन लोगों को मुहैया होती है? इसके लिए क्या क्राइटेरिया होता है? वाद के संबंध में जो भी फीस है वो जनरली हर राज्य की अलग अलग डिसाइड है।
सेंट्रलाइज एक्ट है उसके अलावा भी राज्य सरकार ने अपने कुछ प्रावधान बना रखे हैं, उसके हिसाब से वो फीस रखते हैं। जनरली 1 से 1.5% होता है। इसमें सर्कल रेट भी बहुत काउंट करता है कि सर्कल रेट कितना है, उसके हिसाब से ये फीस तय की जाती है और ये अमूमन बुक्स में प्रिस्क्राइब्ड है, उससे ज़्यादा फीस आपसे नहीं ली जाएगी। दूसरी बात, आपने ये कहा कि कौन कौन इस कैटेगरी में आते हैं कि जिनको छूट मिल सकती है कानूनी फीस से। सबसे पहली बात तो इसमें महिला, चाहे वो किसी वर्ग की हो, कितनी उच्च वर्ग निम्न वर्ग किसी प्रकार की भी हो, महिलाओं को इसमें छूट प्रदान की गई है। दूसरी बात, जो हमारे आरक्षित वर्ग में है, SC ST कैटेगरी जो भी हैं, वो अपना सर्टिफिकेट लगा के इसमें छूट प्राप्त कर सकते हैं। क्या दिव्यांग को भी मिल सकता है? दिव्यांग जो आरक्षित श्रेणी में है, जो भी आरक्षित श्रेणी भारत सरकार के उसमें है, गजट में है, उन सबको ये छूट प्राप्त होगी। तीसरी बात, जो जनरल कैटेगरी का है, अगर वो ये कहता है कि मुझे छूट चाहिए, तो उसको जैसे हम जनरली EWS का सर्टिफिकेट बनाते हैं कि जिसमें 1 लाख रुपए से कम आपकी इनकम होती है पर एनम की, वो आपको 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पे देना पड़ता है नोटराइज करके कि सेल्फ डिक्लेरेशन कि मेरी इनकम इतनी कम है और मैं इसका वाद का बयान नहीं बयान कर सकता। लेकिन इसके बाद में ये होगा कि यदि आप वाद जीत जाते हैं तो जो उसका शुल्क होगा वो आपको फिर जमा कराना पड़ेगा। बाकी जो छूट की आरक्षित श्रेणियां हैं, गजट में आप देख लीजिएगा, SC ST है, OBC है, दिव्यांग है और साथ में महिलाएं हैं, और जो भी अलग से और कैटेगरी कोई दी गई है, अभी कुछ और नोटिफाइड हुई हैं, जो भी कैटेगरीज हैं वो छूट की श्रेणी में आती हैं। देवलाल जी, हमारे दर्शक को बताइए कि सिविल कोर्ट में सूट और पार्टीशन के साथ स्टे ऑर्डर क्यों लगाना जरूरी हो जाता है? स्टे ऑर्डर की सर्टिफाइड कॉपी रजिस्ट्री ऑफिस एवं पुलिस थानों को क्यों देना चाहिए? स्टे ऑर्डर इसलिए जरूरी हो जाता है कि माना हम किसी जमीन के लिए लड़ रहे हैं, किसी जमीन के लिए उसमें कुछ पाने का प्रयास कर रहे हैं, तब तक दूसरे ने उसको बेच दिया या उसको कुछ बना दिया या उसको डैमेज कर दिया, तो आपका तो कोई फायदा नहीं हुआ। इसलिए कोशिश ये की जाती है कि जब वाद डालें उस पर स्टे ऑर्डर, मतलब इस पर कुछ न किया जाए, कोई हरकत नहीं किया जाए। कोर्ट का एक आदेश आ जाता है कि जब तक ये वाद कोर्ट में चल रहा है और इस पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं आता, इस पर किसी तरह की कोई हरकत नहीं होगी। और इसके लिए जो संबंधित विभाग होते हैं, पुलिस विभाग हो, SDM कार्यालय हो, MCD हो, जो भी संबंधित विभाग हो, उसकी निगरानी में उसको भी ऑर्डर की कॉपी दी जाती है। स्टे ऑर्डर जनरली लगता है सेक्शन 39(1)(2) में ये स्टे ऑर्डर होता है, और 39(3)(4) में हमको संबंधित पार्टी को, जिस पार्टी के विरुद्ध हम गए हैं उस पार्टी को सूचना देनी होती है, और उस पार्टी के साथ साथ जो शासकीय विभाग होते हैं उनको भी हमें सूचना देनी होती है कि भाई इस पे कोर्ट का ये आदेश है, इस पे अगर कार्रवाई होगी तो आप लोग जिम्मेदार रहेंगे इसके लिए। तो आपकी जो संपत्ति है या जो भी आपका टाइटल है उस पे किसी तरह की कोई एडवर्स एक्शन ना हो, इसके लिए हम स्टे ऑर्डर लगाते हैं। अब कानूनी परिचर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं। देवलाल जी, आपने हमारे दर्शकों को बहुत ही अच्छी कानूनी सलाह उपलब्ध करवाए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपने दर्शकों से कहना चाहते हैं कि यदि ये परिचर्चा आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। आप समाचार प्रसार चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारे न्यूज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें और हमारी न्यूज़ चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।